हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है जिसका नाम है ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर ऑसिलेटर पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं जो है ऑसिलेटर पे वीडियो बना रहा हूँ और यह मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। शायद आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पूरी वीडियो और लास्ट तक देखें और आपको ऑसिलेटर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक हमारा विद्यार्थी हैं बाल मुकुंद गुप्ता, तो उन्होंने कमेंट कई बार करके बताया, मुझसे फ़ोन करके भी बताया कि सर ऑसिलेटर पे वीडियो बना दीजिए। तो मैं इस वजह से ऑसिलेटर पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ऑसिलेटर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, देखिए ऑसिलेटर का मतलब होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं, ऑसिलेटर को हिंदी में बोलते हैं दोलित्र। ठीक है, दोलित्र का काम क्या होता है कि देखिए इसमें लिख, इसलिए मैंने सब लिख लिया, आप समझाते हैं आपको। एन ऑसिलेटर इज अ सर्किट दैट जनरेट कंटिन्यूसली रिपीटिव आउटपुट सिग्नल। द आउटपुट सिग्नल में बी एसी आर फ्लक्चुएटिंग डीसी। ठीक है, इट इज अ एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम इट्स आउटपुट टू इनपुट टू इनेबल द डिवाइस टू सस्टेन द आउटपुट विदाउट द नीड फॉर एन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, इसका कहने का मतलब है जो ऑसिलेटर जो होता है, जो ऑसिलेटर होता है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। और ऑसिलेटर एक ऐसी रखी जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जैसे हमारा जो अल्टरनेटर होता है, जैसे सपोज आप जानते होंगे, जो अल्टरनेटर हमारा होता है, वो अल्टरनेटर इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देता है। आप लोग जानते होंगे अल्टरनेटर कितनी की फ्रिक्वेंसी देता है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देता है ना। तो अब कभी कभी हमको ज़रूरत ये होती है कि हमको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए। सपोज मान लीजिए हमको 100 हर्ट्ज चाहिए, हमको 200 हर्ट्ज चाहिए, हमको 500 हर्ट्ज चाहिए, हमको मेगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, अब वहाँ पे आप अल्टरनेटर से तो आप उतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर नहीं सकते हैं। तो आपका जो ऑसिलेटर होता है, यह काम यही करता है कि जैसे आपका जो डीसी सिग्नल्स हैं उनको जो है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यही अल्टरनेटर और इसमें अंतर होता है। ठीक है, अल्टरनेटर और रेक्टिफायर में, सॉरी, ऑसिलेटर में यही अंतर होता है कि अल्टरनेटर जो होता है वह एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का देता है। इसकी फ्रीक्वेंसी भारत में कितनी है, अपने यहाँ इंडिया में 50 हर्ट्ज है। तो अदर कंट्रीज में अलग अलग है, लेकिन अपने यहाँ इंडिया में 50 हर्ट्ज है। लेकिन जो अल्टरनेटर है वह डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, है ना। लेकिन एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, जो आप फ्रीक्वेंसी चाहोगे उस फ्रीक्वेंसी पे आपका ये जनरेट कर देगा। ठीक है, आपको मतलब ये, इसे हम लोग देखिए लिखा गया है, इट इज अ फ्रीक्वेंसी जनरेटर। इसे फ्रीक्वेंसी जनरेटर भी कहते हैं, मतलब जिस भी फ्रीक्वेंसी पे हम चाहेंगे इसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है द आउटपुट सिग्नल में बी एसी आर फ्लक्चुएटिंग डीसी। ठीक है, इसका जो आउटपुट मिलता है वो आपको साइनसोइडल मिलेगा, इस तरीके से साइनसोइडल मिलेगा। और या तो आपका कोई और भी मिल सकता है, स्क्वायर वेव भी मिल सकता है, आपका साटूथ भी मिल सकता है, बहुत सारे सिग्नल्स और भी ये जनरेट कर सकता है। मतलब ये देखिए हमने लिखा है कि ऑसिलेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साइनसोइडल, एक होता है नॉन साइनसोइडल। नॉन साइनसोइडल में मतलब, साइनसोइडल का मतलब जो आपको इस तरीके से मिलेगा, ये साइनसोइडल मिल गया। और नॉन साइनसोइडल का मतलब आपको साटूथ मिल सकता है। साटूथ का मतलब समझिए ये इस तरीके से कहीं मिल सकता है, इस तरीके से ये आपका स्क्वायर वेव मिल सकता है ना। इस तरीके से स्क्वायर वेव सिग्नल मिल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ऑसिलेटर है ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ऑसिलेटर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए अब ऑसिलेटर काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमको समझना है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो ऑसिलेटर के लिए हमें देखिए सबसे पहले एक शब्द के बारे में जानना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, फीडबैक, है ना। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, फीडबैक, है ना। फीडबैक जिसे हम लोग बोलते हैं, ये जो फीडबैक होता है, फीडबैक का मतलब क्या होता है, फीडबैक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब आउटपुट निकलती है, फीडबैक का मतलब ये है जब कोई आउटपुट निकलता है तो उसकी हम लोग इनपुट से तुलना कराते हैं, है ना। मतलब जो वापस आउटपुट का इनपुट में जो वापस आता है उसी को हम लोग फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कार्य सिद्धांत समझने से पहले आपको फीडबैक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप फीडबैक नहीं जानेंगे तब तक आप ऑसिलेटर को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते, हैं ना। जैसे आप कभी कभी आप देखते होंगे कस्टमर केयर वगैरह पे आप कॉल करते होंगे, तो आपको वहाँ से एक, जब आप बात ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से कस्टमर केयर वाले जो
रहते हैं वो कहते हैं कि सर आपके पास एक मैसेज फीडबैक मैसेज आएगा और आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि मुझसे बात करके आपको कैसा लगा। ऐसा कस्टमर केयर वाले बोलते होंगे, आप लोगों ने फेस किया होगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे मैसेज एक आता है, मैसेज में अच्छा लगा, बेटर लगा वगैरह वगैरह कई ऑप्शंस रहते हैं, उसमें हम दे देते हैं, तो उसी को फीडबैक कहते हैं ना। तो इस तरीके से फीडबैक का मतलब जो आउटपुट मिला उसका इनपुट में फिर जाना, इसी को कहते हैं फीडबैक, और उसके अंदर तुलना करते हैं, ठीक है। तो देखिए फीडबैक हमारे दो प्रकार के होते हैं ना, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है निगेटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और निगेटिव फीडबैक, देखिए पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझिए पॉजिटिव, यहाँ देखिए ये फिगर है, इस फिगर से थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, ठीक है। यहाँ समझने का प्रयास करिए इस फिगर से। इस फिगर में देखिए यहाँ से हमने इसमें एक इनपुट दे दिया है, यहाँ से हमने इसमें एक इनपुट दे दिया है, यहाँ से एक इनपुट दिया है, एक मिनट रुक जाइए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से एक इनपुट दिया और ये आपका एक एम्पलीफायर है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, एक एम्पलीफायर है, ठीक है। एम्पलीफायर है और यहाँ से इस एम्पलीफायर का क्या निकलेगा, आउटपुट। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देना, सिग्नल को बढ़ा देना, ठीक है, एम्पलीफाई कर देना। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे जो एम्पलीफायर होता है, इसमें अगर अगर हम कॉमन इमीटर एम्पलीफायर यूज करें, कॉमन इमीटर, तो हम जानते हैं कॉमन इमीटर जो एम्पलीफायर होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़े हैं तो जानते होंगे, जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर होता है उसमें क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट, जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर होता है ना कॉमन इमीटर वाला, तो इस तरीके से जो होता है कॉमन इमीटर वाला, उसमें क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, ठीक है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। देखिए ये वाला सिग्नल यहाँ पे इनपुट ऐसे हमने दिया, तो जो आउटपुट मिलेगा 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे आपको मिलने वाला, ठीक है, ये आउटपुट। तो वी आउटपुट बराबर हमने लिख किया वी इन, मतलब इनपुट जो आपने दिया है, और ये ए, ये क्या है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, ये एम्पलीफायर का था, वी इन इंटू ए हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या, अब यही आउटपुट ध्यान दीजिएगा, इसी को फीडबैक बोलते हैं। यही आउटपुट पुनः हम लोग कहाँ ले जाते हैं, एक फीडबैक सर्किट होती है, इस फीडबैक सर्किट क्रिस्टल टाइप का हो सकता है, एलसी टाइप का हो सकता है, आरसी टाइप का हो सकता है, वो बाद में हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, लेकिन ये एक फीडबैक सर्किट होती है। इस फीडबैक सर्किट से जाता है और यहाँ से देखिए फिर क्या होता है, इस फीडबैक सर्किट से जो आउटपुट निकलता है उसे हम लोग वी एफ कहेंगे, ठीक है, वी एफ है ना, फीडबैक वोल्टेज जो भी निकलता है। तो उसके बाद होता क्या है कि ये जो निकल रहा है, देखिए अब यहाँ से ये यहाँ 180 डिग्री यहाँ बदला, और फिर यहाँ आने के बाद फिर देखिए यहाँ पे ये पुनः उसी शेप में आ गया जो इनपुट में था, मतलब ये 180 यहाँ पे इस प्रोसीजर में और 180 इस प्रोसीजर में, मतलब हम कह सकते हैं 180 यहाँ हुआ और यहाँ से देखिए फिर यहाँ उलट गया, यहाँ पे ये ऐसे था और यहाँ पे फिर मतलब 180 यहाँ पे हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया, लूप गेन कितना हो गया, 360 डिग्री का, ठीक है। और या तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो इनपुट था, जिस जिस जैसे इनपुट था उसी प्रकार फीडबैक वोल्टेज भी ये देखिए इनपुट के माध्यम से इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो फीडबैक वोल्टेज है और जो इनपुट वोल्टेज अगर सेम कला में हो, सेम फेज में हो, तो उसे हम लोग पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। और इसी का उल्टा देखिए, इसी का थोड़ा सा उल्टा होता है, इसी का थोड़ा सा उल्टा होता है, क्या होता है, इसी को उल्टा होता है, यहाँ से देखिए सेम वही सर्किट है, सेम वही सर्किट हमने बनाया है और उस सर्किट में देखिए यहाँ से हमने वी इन वोल्टेज दिया और ये एम्पलीफायर करके वी जीरो वी इन इंटू ए निकाल दिया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये कन्वर्जन नहीं हुआ, ठीक है, कन्वर्जन नहीं हुआ, यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हुआ और इस फीडबैक सर्किट ने कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब एक जगह पे कन्वर्जन होगा, चाहे यहाँ पे हो और चाहे यहाँ पे हो, मतलब केवल 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिला। देखिए यहाँ पे सेम है, जैसे अगर यहाँ पे सी बी लगा दें, कॉमन बेस लगा दें, तो कोई अंतर नहीं आएगा, है ना, कॉमन एमीटर में ही अंतर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देखिए ये इनपुट सिग्नल है और जो फीडबैक सिग्नल, ध्यान दीजिएगा, जो इनपुट सिग्नल है और जो फीडबैक सिग्नल यहाँ से जो आ रहा है, अगर इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निगेटिव फीडबैक। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव फीड मतलब कहने का मतलब एक बार आपको बता देते हैं कि मतलब अगर इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल आउट ऑफ फेज हो, आउट ऑफ फेज का मतलब 180 डिग्री पर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव फीडबैक कहते हैं। अब मैं आपको शायद अब फीडबैक आप दोनों समझ गए होंगे, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारा एम्पलीफायर होता है, जो एम्पलीफायर जितने भी आपके एम्पलीफायर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे एम्पलीफायर्स होते हैं उसमें हम कौन सा फीडबैक यूज करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक यूज कर, सॉरी निगेटिव फीडबैक। उसमें हम जितने भी एम्पलीफायर्स आपको मतलब ट्रिक्स आप समझ लीजिए कि जितने भी आपके एम्पलीफायर्स हैं उसमें हम लोग कौन सा फीडबैक यूज करते हैं, निगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। लेकिन जो आपका ऑसिलेटर होता है इसमें कौन सा फीडबैक यूज किया जाता है,
पॉजिटिव फीडबैक, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग हमेशा पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें और क्या होने वाला है आपको थोड़ा समझा देते हैं कि जब पॉजिटिव फीडबैक, यही वाला सर्किट है पॉजिटिव फीडबैक वाला। देखिए तो इसमें होता क्या है, इसमें एक चीज़ खास बात होती है कि इसमें सिग्नल एक बार दे दिया, फिर उसके बाद सिग्नल देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक बार सिग्नल दे दिया और उसके बाद इसके सिग्नल देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ से जब आप इनपुट दिए और ये एम्पलीफायर में गया, एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करके वी इन इंटू ए बीटा कर दिया, और फिर ये यहाँ गया, मतलब 180 यहाँ कन्वर्ट हुआ, 180 यहाँ कन्वर्ट हुआ। यहाँ टोटल कितना हो गया, लूप गेन कितना हो गया, 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया। या इसी 360 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 डिग्री का, क्योंकि ये देखिए वी इनपुट और ये जो फीडबैक वोल्टेज आ रहा है, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री का। इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं 0 डिग्री, और या पूरे लूप का कह सकते हैं 360 डिग्री रोटेट हो गया, ठीक है। तो ये कह सकते हैं। इसमें देखो होता क्या, इसी फीडबैक में आपका ऑसिलेटर काम करता है। अब देखिए हो क्या रहा है, होता ये है, मान लीजिए वी इन, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, वी इन अगर हम लोग 2 वोल्ट का अगर दे देते हैं, ठीक है, वी इन मान लीजिए 2 वोल्ट का दे देते हैं, तो अब यहाँ पे वी आउटपुट क्या निकल रहा है, तो वी आउटपुट अगर आप देखें तो वी आउटपुट यहाँ पे क्या निकलेगा, तो ए का मान आप कुछ भी हो सकता है, ए का मान आप जो भी रखो, है ना। ए का मान आप एम्पलीफिकेशन कितना करेगा, ये तो एम्पलीफायर के ऊपर डिपेंड हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से, यहाँ पे ए बीटा, यहाँ पे जो वी एफ निकलेगा वो ए बीटा, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो वी एफ निकलेगा ये बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बीटा मल्टीफैक्टर, समझिएगा, ये ए बीटा इंटू वी इन, ठीक है। अब देखिए ए बीटा का यहाँ से अगर आप वी इन का मान 2 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो ए अगर आप 2 वोल्ट दे रहे हैं तो वी इन 2 वोल्ट, वी एफ अगर निकालें तो वी जीरो नहीं निकाल, वी एफ डायरेक्ट ए बीटा निकालते हैं। तो ए वी एफ अगर निकालें तो ए बीटा का मान यदि 1 है तो 2 वोल्ट निकलेगा, और यदि ए बीटा का मान 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम है, मतलब मान लो कि 0.9 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी एफ बराबर 2 × 10.9, 9×2 = 18, कितना आ जाएगा 1.8 वोल्ट। मतलब यहाँ पे देखिए जो वी एफ मिलेगा 1 पॉइंट कितना मिलेगा, 8 वोल्ट मिलेगा, मतलब 2 वोल्ट था और यहाँ पे कम हो गया, है ना। तो ये क्या करेगा, इसका जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होगी ये ऐसे घटती चली जाएगी इस तरीके से, फिर ये इनपुट कम जाएगा क्योंकि यहाँ से हटा दिया जाता है, ये इनपुट हटा दिया जाएगा, सिर्फ यही। अब देखिए 1.8 वोल्ट जाएगा और फिर यहाँ से आएगा तो फिर ये कम हो जाएगा, इस तरीके से कम होता है। इसका जो आएगा वो इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे पहले तो ऑसिलेशन ज़्यादा होगा, इस तरीके से फिर घटता चला जाएगा, मतलब हमको डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेंगे, डैम्प्ड, है ना। और इसी प्रकार यदि ए बीटा का मान 1 से अधिक हो जाए, तो ए बीटा का मान 1 से अधिक अगर हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। यदि यदि ए बीटा का मान देखिए, यदि ए बीटा का मान 1 से अधिक हो जाए, 1 से अधिक हो जाए तो क्या होगा, ए बीटा का मान अगर 1 से अधिक हो जाए तो वी एफ बराबर क्या होगा, यही तो था, ए बीटा गुणे वी इन, यही तो था। तो वी इन का मान 2 और 1 से अधिक होने का मतलब मान लो अगर 1.5 हो जाता, ठीक है, तो ये 1.5 रख दो तो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, मतलब 3 वोल्ट वी एफ बराबर, मतलब अब 3 वोल्ट मिल गया, मतलब अब इनपुट में कितना जाएगा, 3 वोल्ट जाएगा। तो 3 वोल्ट जाएगा तो धीरे धीरे 3 वोल्ट से तो आपका क्या होगा, आपका जो सिग्नल आउटपुट पे मिलेगा वो पहले तो कम रहेगा, इस तरीके से कम रहेगा, इसके बाद आपका ऑसिलेशन ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, समझ में आ रहा है। और दूसरे वाले में यदि ए बीटा का मान कम है, ए बीटा का मान अभी हमने 0.9 लिया था, तो उसमें ऐसा होगा कि सिग्नल पहले ज़्यादा होगा और उसके बाद फिर घटता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक सिद्धांत है, जिसे बोलते हैं, ये थोड़ा सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो बार्कहाउसन क्राइटेरिया। बार्कहाउसन क्राइटेरिया क्या होता है कि इसमें 2 शर्त है ऑसिलेटर में, ए बीटा का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ए बीटा का मान 1 कर दे देखो तो वी एफ बराबर कितना आ जाएगा, ए बीटा का मान 1 और गुणे 2, तो वी एफ बराबर कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। मतलब पहले जो इनपुट में 2 वोल्ट था अब वही आपका 2 वोल्ट बना रहेगा, ठीक है, वही आपका 2 वोल्ट बना रहेगा। तो इस तरीके से आपके इनपुट सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये कंटिन्यूअस जो प्रोसीजर अभी हमने फिगर में बनाया था वो जो इस तरीके से अभी हमने बनाया था वो इस तरीके से सर्किल चलती रहेगी, और आपको इनपुट सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक अनडैम्प्ड एकदम ऐसे देखिए, ए बीटा का मान 1 हो जाएगा तो आपको ऐसे सिग्नल मिलेंगे, ये इस तरीके से एकदम अनडैम्प्ड, ठीक है,
इस तरीके से सिग्नल आपको स्टेबल सिग्नल आपको आउटपुट पर मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से, तो यही आपका ऑसिलेटर होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जो ये फ्रीक्वेंसी, ये फीडबैक सर्किट में जो एलिमेंट यूज किए गए हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यल यूज किया गया है, सी यूज किया गया है, आर, इस तरीके से बहुत प्रकार के दूसरी वीडियो में बताऊंगा कितने प्रकार के ऑसिलेटर होते हैं और कैसे फीडबैक सर्किट से वो 360 डिग्री का फेज शिफ्ट कैसे लिया जाता है, वो मैं बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं ऑसिलेटर का कार्य सिद्धांत आपको समझा रहा था। तो आप ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। बार्कहाउज़न क्राइटेरिया क्या है कि ए बीटा का मान 1 होना चाहिए, ए बीटा का मान 1 होना चाहिए। और शुरू में कहीं ये भी जान लीजिए कि ए बीटा का, वैसे पूछता नहीं है, ए बीटा का मान 1 से अधिक होना चाहिए कंपन को शुरू करने के लिए, ऑसिलेट करने के लिए। लेकिन चलने के लिए ए बीटा बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो कभी अगर पूछे कि कंपन शुरू करने के लिए कितना होना चाहिए, तो ए बीटा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। एक बार शुरू करना है ना, तो एक तो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ए बीटा का मान जो है यदि ए बीटा का मान यदि, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमको यही वाला चाहिए और इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमको नहीं चाहिए, इनको हमें ध्यान में नहीं देना है। हमको यही देना है कि ए बीटा, कंपन शुरू करने के लिए ए बीटा का मान 1 से ज़्यादा चाहिए और कंपन को बनाए रखने के लिए एक स्टेबल फ्रिक्वेंसी आपको चाहिए। चलिए, ए बीटा बराबर 1 होना चाहिए और फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ये बार्कहाउज़न क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑसिलेटर। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है। चाहे जिस फ्रीक्वेंसी पे, एक जो आपका इन्वर्टर होता है उसमें भी ऑसिलेटर सर्किट लगी होती है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके घर की मेन सप्लाई जाती है तो डीसी बैटरी से लेके आपको 50 हर्ट्ज की एसी देने लगता है ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि इन्वर्टर से आप 50 हर्ट्ज भी ले सकते हैं, लेकिन आप जिस फ्रीक्वेंसी का आप चाहें ऑसिलेटर से आप किसी भी फ्रीक्वेंसी का आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ऑसिलेटर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।